सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आरओ का मॉक टेस्ट नंबर 8 करेंगे। टेस्ट सीरीज का ये फाइनल मॉक टेस्ट है। यूपीपीसी आरओ 2016 के री एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। अगर आप सारे टेस्ट को प्लस सेक्शनल टेस्ट को बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। आपको बताना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सब ट्विटर पर भी है। आप इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको लगातार माइंड मैप्स और तरह तरह की पिक्स बना करके दी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीएस का कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। दीवान आरिज की स्थापना की गई थी जो कि एक सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिज मुमालिक होता था। दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। सल्तनत काल में दीवान आरिज स्थापित किया गया था और आरिज मुमालिक इसका हेड होता था। ऑप्शन नंबर सी। एक काम करिएगा, जिसको इस तरह के टर्म्स में दिक्कत है आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स, ये आपको टाइप करना है। पूरे यूट्यूब में बेस्ट वीडियो है वो की टर्म्स का, बहुत रिसर्च करके बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। घोड़ों को दागने की व्यवस्था किस सुल्तान के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो घोड़ों को दागने की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में सही कथन बताइए। दीवान रसालत एक राजकीय पत्राचार विभाग हुआ करता था। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राजकीय पत्राचार विभाग तो दीवान इंशा था, तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। दोनों में से कोई सही नहीं है। दीवान रसालत जो है ये रिलीजियस डिपार्टमेंट हुआ करता था सल्तनत काल में। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर या फिर कह सकते हैं बाह्य मामलों का विभाग इसको बनाया रसालत को शेर शाह सूरी के काल में। ठीक है, दीवान इंशा जो है ये हमेशा से पत्राचार का विभाग था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोनों जो है गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सल्तनत काल में विभिन्न भागों की जानकारी रखने वाले जासूसों को क्या कहा जाता था। तो ये होते थे आपके बरीद। ठीक है, और इनके अलावा एक और ये छोटे गुप्तचर होते थे बरीद, और दूसरे होते थे वाक्य नवीस। ठीक है, अब आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि ये जो वाक्य नवीस और बरीदों के हेड कौन होते थे, कौन होता था ये वाक्य नवीस और बरीदों से रिपोर्ट लेने वाला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में निम्न में से किस फसल को फॉल आर्मी वॉर्म नामक कीट से खतरा उत्पन्न हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फॉल आर्मी वॉर्म से खतरा था मेज को, मक्के को। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन कौन सी रबी की फसलें। तो रबी की फसल हो जाएगी आपकी वीट, रबी की फसल हो जाएगी ग्राम, और रबी की फसल हो जाएगी पीस। मटर, गेहूं, चना, ये सब हो जाएंगी रबी क्रॉप्स, और खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी अरहर की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 134। कपास के रेशे जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हम लोग सीड से इसको निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। ऑप्शन नंबर ए। सेबों का हल्का लाल रंग जो है किस की प्रेजेंस के कारण होता है। तो इसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से सेब का रंग होता है हल्का रेड। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन। ऑप्शन नंबर ए। अगर ग्लैंड पूछते तो लीवर होता। व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसको कैसे लिखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, इसको लिखते हैं P4। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस एक्ट का ईयर गलत मिलाया हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। 2006 में ये अमेंड हुआ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना हुई इससे। प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 दो बार कुछ भी मान लिया है, लेकिन 73 को भी सही मानेंगे, 72 को भी। ठीक है, मतलब एक बार यूपीपीसीएस ने इसको 72 ही मान लिया था, पता नहीं किस लॉजिक से। खैर, आगे प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये जो है ये भी हमारा सही है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का है, 1984 का नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ये वाला, ए बी सी सही है, इसका एक्ट गलत है, इसके में होना चाहिए 1986। हमारा करेक्ट आंसर है डी। कौन कौन से मनी के एग्जाम्पल हैं। मुद्रा और सिक्के, बचत खाता जमा, समय जमा। ठीक है, टाइम डिपॉजिट नहीं, टर्म डिपॉजिट होगा यहाँ पर। ठीक है, अवधि जमा। ठीक है, और करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये सारे डिपॉजिट जो है ये आ जाएंगे आपके मनी में। आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने हैं 3 बार। एक बार 13 दिन की सरकार, एक बार 13 महीने की सरकार, और फाइनली 5 साल की सरकार। ऑप्शन नंबर सी। अवरक्त, दृश्यमान और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, बताना है। ठीक है, अवरक्त की तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी विकिरण से अधिक होती है। ठीक है, करेक्ट है।
उसके बाद है कि पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ दृश्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। ठीक है। दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्यमान किरणों की तुलना में कम होती है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा ज़्यादा होगी आपकी प्रकाश मतलब दृश्यमान किरणों की तुलना में। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पराबैंगनी की दृश्यमान की तुलना में और तरंग दैर्घ्य कम होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पर नॉट करेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी। मैच करना है सही क्या होगा। तेल शोधन जो है ये कहाँ पर? मथुरा में होता है। सेंट्रल ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर? गाजीपुर में। जूट मिल है कानपुर में और कोल माइनिंग होती है सिंगरौली में। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। उत्तर प्रदेश की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है? उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई है 650 किलोमीटर और क्रमशः 240 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांध दिया हुआ है और जिस नदी पर बना हुआ है वो दिया हुआ है। तो मूसा बांध जो है ये कर्मनाशा पर है, बेलन पर नहीं है। बाकी सारे सही मिलाए हैं। राजघाट बांध बेतवा पर, माता टीला बेतवा पर, बाण सागर सोन पर। अब इनको मैच करना है, यहाँ पर क्या होगा सही। बॉक्साइट पाया जाता है आपका चंदौली में और आपका यूरेनियम ललितपुर में। उसके बाद मार्बल आपका मिलेगा मिर्जापुर में और जिप्सम झांसी में। इस तरीके से हम मैच करेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डी 4213 सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो किस सामग्री से बने हुए थे? पकी हुई ईंटों से। ये डिस्टिंक्ट फीचर था। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़, ये किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ पंजाब में है, सतलज के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। हिंदू धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? यहाँ पर लिखा है 16, जो कि है गलत। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया, जबकि संस्कार है 16। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। अब वर्ड और जिस जिस मानव अंगों से उनकी उत्पत्ति बताई जाती है, तो ब्राह्मण की जो है ये उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, और वैश्यों की आपकी जंघा से, और शूद्रों की आपकी फीट से, पाँव से, ऐसा जो भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से है, मैच करना है हमको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी वत्स महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए। कासानूर रोग के संबंध में सही कथन क्या है? कर्नाटक के जंगलों में देखने को मिला था, वायरस जनित रोग है और इसे जो है मंकी फीवर भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है, सारे के सारे इस मंकी वायरस के बारे में। हाल ही में जो किरण स्कीम अनाउंस की गई है किससे संबंधित है? किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम किरण। ऑप्शन नंबर बी। लिंग सामाजिक या फिर लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहा ARI 561 क्या है? किससे ये जो है ये क्या है? ये वैरायटी है ग्रेप्स की। विश्व जलवायु और सुरक्षा रिपोर्ट, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी की जाती है रिपोर्ट इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चर्चा में रहा सह्याद्री मेघा क्या है? व्हाट इज सह्याद्री मेघा? ये न्यूली डेवलप्ड स्पीशी है पैडी की। ऑप्शन नंबर डी। तो धान की एक किस्म है ये। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने रोल ऑन रोल ऑफ ये सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की है लेटेस्ट में? ये लेटेस्ट में शुरू की है मुंबई से मांडवा तक। ऑप्शन नंबर डी। उन्नत भारत अभियान के द्वितीय संस्करण के बारे में पहला कथन है कि ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नहीं, ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल और 2022 तक इसका सेकेंड फेज चलेगा। IIT दिल्ली इसकी नोडल एजेंसी है। क्लस्टर्स डेवलप करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर इंस्टीट्यूट्स में आगे आएंगे। बाकी सब आप डिटेल्स देखिएगा, इसमें बताना है कि कौन सा सही है।
तो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। पर्यटन का कोई इसका उद्देश्य नहीं है, क्लस्टर्स के रूप में विलेजेस को डेवलप करना है, उनका विकास करना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, यानी कि दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 35 है, डेन्यूब ऑर्डर एल्बे नहर परियोजना हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी जहां पर डेन्यूब बहती है, यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बात करना है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो आपको बता दें कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली 1। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करना है 2020 के बारे में। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे को नहीं मिला है, फिनलैंड को मिला है। लगातार 3 साल से फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है पूरे विश्व का। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को, ये सही है। उसके बाद है कि इंडिया को रैंक मिली इस बार 140वीं, गलत है, 144वीं रैंक मिली है इंडिया को इस बार। तो ये भी गलत, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी। हंटिंगटन रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है ब्रेन को, ऑप्शन नंबर ए। विश्व गौरैया दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च। भारत सक्रिय दवा सामग्री को किस देश से आयातित करता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये भारत मंगवाता है चाइना से, ऑप्शन नंबर डी। यक्षगान क्या है? व्हाट इज यक्षगान? तो यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर सी। ये कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है। इनमें से किस राज्य में हुबली अंकोला रेलवे परियोजना को मंजूरी मिली है? ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बारे में पहला कथन है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, ये सही है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर लिखा है कि ग्रेटर नोएडा में है, जो कि रॉन्ग है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहे MACS 4028 के बारे में बात करना है। ये स्पीशी जो है ये किसकी है? इसमें लिखा है राइस की, जबकि ये जो है ये बायो फोर्टिफाइड हार्ड व्हीट है। ठीक है, इसको आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल में डेवलप किया है, तो चर्चा में आया था। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है, महाराष्ट्र में। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली सेकेंड। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में सही कथन क्या है? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और प्रथमा ग्रामीण बैंक देश का पहला RRB था। करेक्ट है दोनों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, सी यहां पर सही है। इनमें से किस देश ने हाल ही में आयोजित वर्चुअल G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किसने की थी? सऊदी ने, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस भारतीय शहर ने हाल ही में मानव सदृश रोबोट का परीक्षण किया है? तो ये किया है जयपुर ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया था? ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 की शुरुआत में शुरू किया था इंडियन आर्मी ने, ऑप्शन नंबर बी। गेलो जनजाति कहाँ की है? गेलू जनजाति है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बीच में रीजनिंग क्वेश्चंस थे जिनको बाद में सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो के आखिरी हिस्से में। ऊर्जा का वह स्रोत जो कम से कम ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है वो कौन सा है? तो वो है एक रिन्यूएबल सोर्स यानी कि जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स। बाकी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल ये सब ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग देते ही हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या निर्धारित है? कोई आयु नहीं निर्धारित की गई है संविधान में, ऑप्शन नंबर डी। अल्कली मेटल्स क्षार धातुएं निम्नलिखित में से क्या कर सकती हैं? तो ये जो है इजीली लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। तो वृद्धि हो जाएगी 125% की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित खेल स्थल बन गया है? तो ये है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। आपने अगर मैचेस देखे यहाँ पर होते हुए तो पूरी छत जो है उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं।
आमतौर पर भारतीय संसद में वित्त बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है विस्कोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका धनबाद झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टाइक सेल में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल में यूज करते हैं लाइट एनर्जी का, ऑप्शन नंबर ए। भूतुल्यकाली उपग्रह यानी कि आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का रोटेशन पीरियड कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 घंटे, ऑप्शन नंबर टी। तो अब मैच करना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और किससे किससे, मतलब एक तरफ यूनिट्स हैं, दूसरी तरफ जिन जिन चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे एम्पियर में मापते हैं करंट को, उसके बाद वॉट में मापते हैं पावर को, और वोल्टेज मापते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और कैलोरी हीट, मतलब हीट कैलोरी जो है हीट की मापी जाती है, कितनी कैलोरी है। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। एक जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है बताना है। तो उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन नंबर बी। हवा का तापमान बढ़ने पर उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का तापमान यदि बढ़ेगा तो जो है वाष्पीकरण क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। थर्मोस्टेट का क्या काम है? थर्मोस्टेट का काम होता है, जैसे कि इसका नाम है थर्मोस्टेट, यानी स्टैटिक रखना, तापमान को एक समान बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि किसी हरे रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देखने पर वो कैसी प्रतीत होगी? तो वो होगी काले रंग की, ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस नापी जाती है डायोप्टर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सही कथन चुनना है। दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की साफ दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। द्रव की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? तो ये होती है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। धातुओं का संक्षारण होना यानी कोरोड होना, कोरोजन होना, उसमें किस तरीके का चेंज है? तो चेंज है ये केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सही कथन क्या है? ये कोशिका द्रव की बाहरी सीमा होती है। ये जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो ये दोनों सही है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये फर्क आ जाता है एनिमल और प्लांट सेल में, लेकिन आपका ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। बोथ यहाँ पर करेक्ट होगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसकी होती है? तो सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है, 65 कुछ प्रतिशत होती है ये, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल है लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर ए, लाइजोसोम। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, करेक्ट है, और आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये बोथ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस संघ का सदस्य है, यानी किस फाइलम में आता है? तो ये आता है प्रोटोजोआ में, ऑप्शन नंबर ए। संयोजी ऊतकों के बारे में सही कथन क्या है? शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड ही होता है कनेक्टिव टिश्यू, और उस ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सहारा देना होता है, करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ये होता है 1:2:1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 से विटामिन B1 के संबंध में सही कथन चुनिए। इस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रभावित होता है, करेक्ट है, और इस विटामिन की कमी से मनुष्य लकवे से पीड़ित हो सकता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो B1 की कमी से पैरालिसिस हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ। निम्न में से सही कथन चुनिए। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, और कैल्शियम की मात्रा शरीर के भार का लगभग 2% तक होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ।
अगला क्वेश्चन है कि यह पीले हरे हरे पीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं बाइल जूस में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट है यहाँ पर सी, बोथ। में से सही कथन का चुनाव करना है। 99 में आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। 356 में जो है प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है, ये गलत दिया हुआ है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी गिवन है। आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3। सही यहां पर दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल 352। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता आएगी, राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असफलता 365 में दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो संघीय सरकार के बारे में है 52 से लेकर 151 में यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है आपकी 324, एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट है आपकी 152 से लेकर के 237 में। तो उसके बाद फिर है हमको मैच करना है ट्रिब्यूनल किस में दिया हुआ है। ट्रिब्यूनल दिया हुआ है 323 ए और 323 बी में, और इलेक्शन दिया हुआ है 324 से 329 में। इस तरीके से मैच करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला 4321। 4321। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 11 में, ऑप्शन नंबर बी। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 43 बी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के 42वें संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आती है आर्टिकल नंबर 72 में, ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर में वित्तीय आपातकाल का अधिकतम सीमा 1 वर्ष होती है। तो वित्तीय आपातकाल की कोई सीमा नहीं निर्धारित है, लगातार अगर मंजूरी मिलती जाए संसद से तो ये जारी रहता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ओनली। निम्न में से किस उपबंध को संशोधन के लिए केंद्रीय संविधान के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो ये है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इस प्रोसेस में अगर इसमें संविधान संशोधन करना है तो विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, करेक्ट है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी, जबकि लिखा है संविधान में कि 15 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्लॉ है, ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट है। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं? तो ये होते हैं कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। 109 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ। सरल सा क्वेश्चन है ये। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सीटों का होना अनिवार्य होता है? तो ये होता है 10%, ऑप्शन नंबर ए। संसद में कोई विधेयक पारित होने से पूर्व कितने चरणों से गुजरता है? तो ये है 4 फेज, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली 5 फेज होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर डी ही करेक्ट है, 5 फेज। मुगलों के पतन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है यहाँ पर रैपिड पेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर में और विनाश हो रहा था एग्रीकल्चर का, ये जो है डी गलत है। बाकी यूरोपियों का आना उनके पतन का कारण सही है। ईरानी और दुर्रानी साम्राज्यों का आक्रमण लगातार, ये भी सही है। औरंगजेब की धार्मिक नीति भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मुगलों के डाउनफॉल के लिए। नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? ये थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी। यंग हस्बैंड अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका एंग्लो तिब्बतन रिलेशन से, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? गडकरी विद्रोह मराठा क्षेत्र में हुआ, फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ, और कुर्ग विद्रोह साउथ इंडिया में हुआ कर्नाटक के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सही है। उसके बाद है कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसके अध्यक्ष का पद संभाला था। दोनों करेक्ट हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ। इसमें एक सही कथन को चुनाव करना है इंडियन सोशल कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी और इसका पहला सम्मेलन मद्रास में हुआ था। तो सही है इंडियन सोशल कांग्रेस के बारे में दोनों ही कथन, सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना ने की, करेक्ट है ये, ठीक है। फाउंडर मेंबर में से किसी एक का भी नाम दिया है तो करेक्ट है। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1919 को नहीं हुई थी, 1913 में हुई थी, तो ये गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1। 120 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में सही कथन बताइए। तिलक ने इस लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र रीजन में, ये गलत है। और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी मद्रास रीजन में। दोनों को रिवर्स कर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ रॉन्ग, कोई भी सही नहीं है। काकोरी कांड हुआ था 1925 में, यहाँ पर लिखा हुआ 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था, मतलब उसी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था चौरी चौरा कांड से। तो ये जो हुआ था 1922 में हुआ था। दोनों को गलत लिखा गया है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा कथन सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधानों के संबंध में सही नहीं है? कम्युनल अवार्ड के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो दलितों को जो है माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था, ये जो है आपका गलत है, ये सही नहीं है। बाकी सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम को मिले और राइट टू इलेक्ट दलित कास्ट्स इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार मिला था, ये करेक्ट है। और आंग्ल भारतीय को पृथक मताधिकार भी मिला था, ये भी सही है। लेकिन दलित को माइनॉरिटी नहीं माना गया। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एटली डिक्लेरेशन, माउंटबैटन प्लान, राजगोपालाचारी फॉर्मूला या फिर और वेवल प्लान। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एटली अनाउंसमेंट हुआ था 20 फरवरी 1947 को। माउंटबैटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। राजगोपालाचारी फॉर्मूला काफ़ी पहले आया था, मार्च 1944 को। और वेवल प्लान आया था जून 1945 को। तो यहाँ पर राजगोपालाचारी फॉर्मूला ही सबसे पहले होगा और यही सबसे पहले 3 में है। और कोई जो है 3 को पहले नहीं रख रहा है, तो तीनों हो गए डिस्कार्ड और हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। इस तरीके से भी हो सकता है, कभी कभी आपको एक ही पता चल जाए तो काम हो जाता है। अब इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, ठीक है। अब इन माउंटेन रेंजेस को लगाना है हमको नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। मतलब जो नॉर्थ में सबसे पहले उसको पहले रखना है। इसको मैप से करते हैं हम सॉल्व। हमारे ऑप्शन में अजंता है, मैकाल है, महादेव है और कैमूर है। तो यहाँ पर कैमूर होगा सबसे पहले, बिहार रीजन के पास यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर, ठीक है। कैमूर मिल गया। उसके बाद हमको ढूंढना है नीचे महादेव। महादेव रेंज ये है, आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, ये है महादेव। और इधर है फिर मैकाल, ठीक है। तो मैकाल पहले आएगा और महादेव बाद में आएगा। सबसे पहले कैमूर, फिर मैकाल, फिर महादेव, ठीक है। और फिर यहाँ पर महाराष्ट्र रीजन में होगा कहीं पर अजंता। तो हमको मिल गया है, सबसे पहले आपका कैमूर आएगा और फिर आएगा आपका मैकाल, फिर महादेव, फिर अजंता। तो अपने मैप में देखा सबसे पहले आपका आया कैमूर, ठीक है, बिहार रीजन में। फिर आपका आया मैकाल, फिर यानी कि 2 फिर उसके बाद आएगा आपका महादेव तुरंत बाद, फिर आएगा कैमूर, ये अजंता वाला। 4-2-3-1 यहाँ पर सही होगा। 4-2-3-1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में आपका बालतोरो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब इन पासेस को रखना है नॉर्थ से साउथ में। तो सबसे पहले आएगा शिपकिला पास, फिर आएगा नीति पास, फिर आएगा माना पास। 2-3-1 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सही कथन क्या है? भारत का पहला बाघ रिजर्व था ये। 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है, ठीक है। दोनों सही है, बोथ सी। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो मयूर झरना है, वायनाड है और मयूरभंज भी है, ओरंग नहीं है। भारत में लाल पंडा योजना कब आई थी? रेड पैंडा स्कीम आई थी आपकी 1996 में, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा वेटलैंड सही नहीं मिलाया हुआ है? तो आपका हरीके झील ये पंजाब में सही है, भोज आर्द्र भूमि ये मध्य प्रदेश में है, रेणुका आर्द्र भूमि ये आपका हिमाचल में है, दीपोर बील जो है ये आपका असम में है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो ये जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट पर आकर मिलती है? गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलती है आपकी सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी, सोन रिवर। निम्न में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है? तो ये है फुलहार झील, ऑप्शन नंबर डी। ये एक्चुअली कहाँ पर है ये आप बताइए कमेंट करके। टी प्रोड्यूसिंग एरियाज को उनके क्रम में लगाना है, सबसे पहले जो मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है उसको पहले रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूस करता है असम, फिर करता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, 3-2। उसके बाद करता है तमिलनाडु और फिर करता है केरल। 3-2-4-1 यहाँ पर करेक्ट है। भारत में पशुओं की गणना जो है 1919 से शुरू हो गई थी, करेक्ट है। उसके बाद एनिमल्स की काउंटिंग होती है हर ईयर में, हर ईयर नहीं होती, हर 5 वर्षों में होती है। ओनली वन यहाँ पर करेक्ट है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर के गुजरती है? ये गुजरती है कीनिया से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये है हो शी मिन, ऑप्शन नंबर डी। सॉन एंड्रियोज भ्रंश कहां पर स्थित है? ये है नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें मैच करना है, ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट है और अथर्ववेद जो है इसमें मेलोडिक वर्सेस हैं, यानी मंत्र मुग्ध करने वाले छंद हैं। और फिर जो है आपका, एक मिनट फिर से करते हैं इसको। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद में है मेलोडिक वर्सेस मंत्र मुग्ध करने वाले मंत्र, और अथर्ववेद में जो है इसमें मंत्र और आकर्षण है, ठीक है, स्पेल्स एंड चार्म्स। और यजुर्वेद में है आपका शकल और कृष्ण, ठीक है, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण होगा। इसको सही करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 डी। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए। 140 नंबर का क्या आंसर होगा इसका? हड़प्पा स्थल है और जिन जिन वैज्ञानिकों ने इनको खोजा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा पहला क्वेश्चन होगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का है ये, कि अगर वर्बल को इस कोड की तरीके से लिखते हैं तो मॉडर्न का कोड उसी साइन लैंग्वेज में क्या होगा? तो वर्ड हमारे पास में है वर्बल, V22, E5, R18, B2, A1, L12, इन सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हमने लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। इसका कोड है SBN XVG, S19, B2, N14, X24, V22 और G हो गया 7। 22 से 19 -3, 5 से 2 -3, तो पहले दो लेटर में -3 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर 18 से 14 इसका मतलब हुआ -4। 2 का मतलब एक तरीके से 28 भी होता है, 26 जोड़ दिया, बिकॉज 26 साइकिल होती है अल्फ़ाबेट ऑर्डर की, बिकॉज 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में और 27वां खुद को रिपीट मार देता है। तो इसे 28वां बोल सकते हैं, बिकॉज 27वां रिपीट होके ए हो गया, 28वां हो गया बी। 28 और 24 के बीच में -4 का डिफरेंस, ए का मतलब हो गया 27। 27-22 के बीच में -5 का डिफरेंस और 12-7 के बीच में -5 का डिफरेंस। तो पहले दो लेटर के बीच में -3 का, अगले दो लेटर के बीच में -4 का, और सबसे बाद के जो दो लेटर हैं उनके बीच में -5 का डिफरेंस है। तो मॉडर्न को भी उसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। M13, O15, D4, E5, R18 एंड 14। सबसे पहले -3 करना था, इधर भी और इधर भी, ये 10 ये 12, 10 का मतलब J, 12 का मतलब L। उसके बाद -5 करना था, सॉरी -4, इधर भी और इधर भी,
4 में 4 गया 0, 0 का मतलब है आखिर का नंबर Z, तो इधर हुआ Z। उसके बाद 5 में 4 गया 1, 1 का मतलब A, 18 में 5 गया 13, 13 का मतलब M, 14 में 5 गया 9, 9 का मतलब हुआ I, तो JLZAMI, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है कि अगर सन को ये लिखते हैं तो जग को क्या लिखेंगे, SUN। यहाँ पे RT, TV और MO ये इनके कोड हैं। S के पहले आता है R और S के बाद आता है T, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट आपको दिया है उसके ठीक पहले वाला और उसके ठीक बाद वाला लेटर आप लिख दीजिए सिंपली। U के पहले आता है T और U के बाद आता है V, तो TV। N के पहले M और N के बाद में O, तो MO। बस ऐसे ही हम लोग जग को कोडित कर देंगे। J का मतलब हुआ 10, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बिकॉज J के पहले I और J के बाद में K। V के पहले U और V के बाद में, सॉरी ये तो U है, U के पहले T और U के बाद में V, I के TV। G के पहले F और G के बाद में H, I के TV FH। D, अ पर्सन गोज़ 4 किलोमीटर टू दी राइट नॉर्थ, मतलब ठीक नॉर्थ में। इस पॉइंट से अगर उसने चलना चालू किया, 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद राइट मुड़ा, राइट ईस्ट, मतलब इधर से ईस्ट, मतलब ये 6 किलोमीटर गया और उसके बाद में इधर से नॉर्थ मुड़ा, 4 किलोमीटर फिर गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। तो बताइए इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। ये पूरी लाइन 3 है और ये जो लाइन है ये वाली, इसने इस वाली लाइन को एकदम बीच में काटा है, तो ये 3 हुआ और ये बाकी का भी 3 हुआ। ये एंगल 90 हुआ, ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा 5, बिकॉज 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। वैसे ही ये एंगल भी 90, ये 3 ये 4, तो ये 90 के सामने 5, 5 और 5 10। डी, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी औरत से बोलते हो कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब आप स्वयं उस औरत की बात कर रहे हो। तो ये जो लिखा है ना कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, इसे हम तुम से बदल देंगे। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, इसका मतलब ये है कि तुम इसकी माता हो। ऐसा कहना है एक व्यक्ति का एक औरत से। वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो उस आदमी ने क्या बोला? उस आदमी ने यही बोला कि तुम उसकी माता हो, तो वो औरत ऑब्वियस सी बात है माता ही होगी, तभी बोला होगा। सी, ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए जो है वो माता है किसकी? तो बी की। अब बी का जेंडर फिलहाल डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वो ए का बेटा भी हो सकता है और ए की बेटी भी हो सकती है। सी इज़ द सन ऑफ ए। ए के बेटे का नाम ए है, सॉरी सी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ए के बेटे का नाम ए हो? तो सी है। अब ए की एक और संतान थी बी, और एक दूसरी संतान सी है जो कि बेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है बी और सी आपस में भाई बहन होंगे। जहाँ पे सी भाई होगा ये बात कंफर्म है, क्योंकि वो ए का बेटा है, और बाकी बी का जेंडर अभी भी डिसाइड नहीं हो सका है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। अभी ई का हमें पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। ई जो है वो बी की बेटी है, इस बी की बेटी का नाम ई है। हु इज़ ईज मैटरनल ग्रैंड मदर। ई की नानी कौन है? तो ई से 2 जनरेशन का जो गैप है वो किसके साथ है? ऑब्वियस सी बात है ए के साथ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सारे नंबर आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। उसके बाद 44 9 के बीच में क्यू है, क्यू का मतलब है इंटू कराना है आपको। 9 12 के बीच में आर है, आर का मतलब है आपको डिवाइड कराना है। 12 6 के बीच में एस है, एस का मतलब आपको लेस करना है। उसके बाद में 6 4 के बीच में क्यू है, क्यू का मतलब अगेन इनटू।
4 16 के बीच में p है, p का मतलब प्लस 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 11 बार में 44 को काट देगा, 11 तियाई 33 माइनस 24 प्लस 16, 33 16 49, 49 में 24 गया तो 25। सी A monkey is under a 30 foot tall coconut tree. एक 30 मीटर ऊंचा पेड़ है और जो बंदर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस 30 मीटर के खंबे को उसको, या फिर कह लीजिए जो पेड़ है उसको कवर करना है आपको, इस बंदर को यहाँ पहुँचाना है। इन एवरी अटेम्प्ट, हर बारी में वो 3 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन तुरंत बाद विद इन नो टाइम 2 फीट नीचे खिसक जाता है। तो 3 मीटर ऊपर गया, तुरंत ही 2 मीटर नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि हर एक अटेम्प्ट में वो सिर्फ 1 मीटर ऊपर जा पाता है, एक अटेम्प्ट में 1 मीटर। तो बताइए यहाँ पे कितने अटेम्प्ट लगेंगे इसको ऊपर चढ़ने के लिए। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक अटेम्प्ट में 1 मीटर, तो 30 मीटर चढ़ने में 30 अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकली चलिएगा। आप 27 अटेम्प्ट की बात करिए। ऐसा ही मैंने क्यों कहा वो आगे आपको समझ में आएगा। 27 अटेम्प्ट में अगर हम बात करें तो वो 27 मीटर ऊपर होगा। ये बात हमें समझ में आती है? जी हाँ। अभी भी उसको ये बाकी का 3 मीटर कवर करना है, और हर एक अटेम्प्ट में वो कितना कवर करता है? 3 मीटर। तो 28वें अटेम्प्ट में वो 30 मीटर ऊपर यहाँ पहुँच चुका होगा ना। अब इसके बाद इसको नीचे गिरने की ज़रूरत तो है नहीं, और अगर गिरता है तो इसकी प्रॉब्लम है ना। हमको तो इसको एक बार ऊपर पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। तो कितने अटेम्प्ट लगे? 28 अटेम्प्ट। डी ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु पास्ड द एनुअल एग्जामिनेशन इन अ क्लास। एक क्लास में जितने लड़के पास हुए उनमें से ऊपर से राम का स्थान 14वां है, जबकि नीचे से 28वां है। तो कितने लोग पास हुए होंगे? टोटल बराबर होता है L + R - 1। लेफ्ट का मतलब टॉप, राइट का मतलब बॉटम। टॉप 14, बॉटम 28 - 1। 28 14 42, एक कम किया तो 41। 41 लड़के ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा में पास हुए थे। इफ़ 16 चिल्ड्रन फेल्ड द एग्ज़ाम, इस परीक्षा में 16 लोग पास हो गए थे, मतलब फेल हो गए थे। 41 पास हुए थे, ये हम लोग निकाल चुके हैं। इन्होंने बोला है 16 फेल हो गए थे। तो बताइए बैठे कितने थे? तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि यहाँ पे कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जो एग्ज़ाम देने आया नहीं था, आए सब थे, ऐसा अगर हम मान के चलेंगे तो 41 पास हुए, 16 फेल हुए, तो टोटल 41 16 57 हुए। बी मोहन इज 7th फ्रॉम द लास्ट वाइल सोहन इज 6th फ्रॉम द स्टार्टिंग इन अ रो। एक लाइन है जिसमें कई सारे स्टूडेंट हैं। इस लाइन में अगर आप शुरू से देखेंगे तो सोहन है जिसकी रैंक हमें 6 पता है, तो सोहन की रैंक 6 है, वो भी लेफ़्ट से या फिर कह लीजिए स्टार्टिंग से। और एक मोहन है जिनकी रैंक आपको राइट हैंड साइड से पता है, 7वीं है राइट हैंड साइड से। इफ़ राम इज स्टैंडिंग बिटवीन दीज टू, यहाँ पे है राम, राम इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट राम के पीछे हैं, अगर x हैं तो उतने ही आगे होंगे, ये बात है यहाँ पे। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट रो। इस रो में कितने लड़के होंगे इस लाइन में, ये बताइए। तो यहाँ पे ये बताया नहीं जा सकता, बिकॉज ये पता होना चाहिए कि बीच में एग्जैक्टली कितने लोग हैं। राम और मोहन के बीच में अगर हमें ये पता होता कितने लोग हैं तब निकाल लेते। फ़िलहाल एक डेटा मिसिंग है, इस वजह से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं 59 नंबर पे। बताइए इस सीरीज़ में कौन सा टर्म गलत है? 3 से 1.5 आधा कर दिया, 1.5 से 1.5 1 से गुणा किया। तो पहले आधे से गुणा किया, फिर उसके बाद में हम 1 से गुणा करते हैं। तो अगली बार किससे करेंगे? अगली बार हम 1.5 से करेंगे। 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 3/2, और ये खुद ही 1.5 है, तो 3/2 ये खुद ही है। 9/4 यानी 2.25।
तो लेकिन यहाँ पे तो 2.5 है, तो बस यही गलत है, ऑप्शन बी। बाकी अगर यहाँ पे 2.25 रख के आगे दोनों नंबर अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा एकदम सही है। 1.5 से मल्टीप्लाई करा चुके, इसके बाद 2 से कराना रह गया है ना, तो 2.25 का डबल 4.5 वही दिया है। 2 से करा चुके, अब किससे कराना बाकी है, 2.5 से, यानी 5/2। 5/2 इंटू 9/2, 45/4 यानी 22.5 का आधा 11.25 वही है। तो बस 2.5 गलत है, बाकी इस सीरीज़ के पूरे एलिमेंट सही हैं, बी। 60 नंबर बात करते हैं। 7 से 22 कैसे बना दिया, 7 तिहाई 21 और एक जोड़ दिया तो 22। 22 से 66, 22 तिहाई 66, एक जोड़ दिया तो 67। 67 से 102, 67 में इंटू 3 किया तो 201, एक जोड़ दिया तो 202। तो इधर भी वही करेंगे, 202 का 3 गुना होता है 606, एक जोड़ दिया तो आ गया 607 ए। उसके बाद आते हैं 61 नंबर पे। जिस तरीके से MOQS का संबंध इसके साथ है तो PRTV का किसके साथ होगा। अब एनालॉजी में ज़रूरी नहीं है कि MOQS का संबंध हम इसी ग्रुप के साथ दिखाएं, हम इसका संबंध PRTV के साथ भी दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर हम लेटर टू लेटर कंपैरिजन करेंगे M और A तो 12 लेटर का फ़र्क आ जाएगा, बिकॉज M 13 A1। तो इससे बढ़िया ये है कि इस वाले ग्रुप को इससे कंपेयर कराएं हम लोग। तो देखिएगा फिर M13 O15 Q17 S19 P16 R18 T20 V22। तो 13 से 16 प्लस 3 बढ़ा दिया, 15 से 18 प्लस 3, 17 से 20 प्लस 3 और 19 से 22 भी प्लस 3 हुआ। तो कुल मिला के आपको प्लस 3 करना था। ए में प्लस 3 करेंगे तो 1 और 3 4 होगा डी। उसके बाद में 3 3 6 मतलब एफ। उसके बाद 5 3 8 मतलब एच और 7 3 10 जे। तो डी एफ एच जे ये कहीं पे है नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद देखते हैं मिसिंग नंबर। तो ये तो क्वाइट आसान सा है। अगर 18 13 बात करें तो 31 होता है, 27 3 30 होता है, तो 19 में हम क्या जोड़ें कि 33 आ जाए, तो 14 जोड़ना पड़ेगा, सी। उसके बाद 50 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़िए कि वो जो 2 पार्ट हैं उनके रेसिप्रोकल का सम ये आ जाए। मतलब पार्ट अगर x है तो 1/x, उसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देना। जैसे है y तो रेसिप्रोकल मतलब 1/y, ये दोनों मिला के हो जाए 1/12, तो एक्स वाई बताइए क्या होगा। कन्वेंशनल से करने से अच्छा ये है ऑप्शन मेथड से जाएं। 28 का मतलब रेसिप्रोकल 1/28 1/22, ये कभी भी 1/12 नहीं देगा, क्योंकि 28 22 का एलसीएम जो है वो 12 से कटने ही नहीं वाला। ये गलत, 1/35 1/15, ठीक। 35 15 का जो एलसीएम है वो कभी भी 12 के आसपास नहीं दिखने वाला, गलत। 20 30 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम हुआ 600। 20 30 जा 30 20 जा 50/600 1/12, तो बस यही तो चाहिए। तो 20 और 30 वो पार्ट हो गए, सी। 1008 को इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड करें ताकि डिवाइड करने के बाद में जो रिज़ल्ट है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक करके डिवाइड करिए, और अगर क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब आपने सही नंबर से डिवाइड किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर आपको आखिर में ऑप्शन डी में मिले, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको किया जा सकता है। 1008 क्या होता है, 504 का डबल, इसे 252 का 4 गुना यानी 2 स्क्वायर इंटू 252 किया जा सकता है।
अगर एक और दो हम इधर से खींच लाएं तो ये 2⁻³ हो जाएगा और ये बचेगा 126। एक और दो इधर हम दे दें तो 2⁻⁴ इंटू 63, 63 होता है 9 सत्ते यानी 3² इंटू 7। अगर आप 2 की बात करें तो इसकी पावर 2 के मल्टीपल में है। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी माना जाता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में हो, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2⁻⁴ तो कंप्लीट है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही 3⁻², इसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है 7, तो इसकी वजह से दिक्कत है। अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि 7 को यहाँ से हटा ही दें, या तो एक 7 और ले आए। तो ऐसे में अगर हम 7 हटाते हैं तो नंबर इतना ही रह जाएगा, 7 यहाँ से चला जाएगा। और अगर एक 7 और लाते हैं तो 7² हो जाएगा, तब भी बात बन जाएगी। लेकिन हमें डिवाइड करना है, मतलब कोई चीज़ यहाँ से हटानी है, तो 7 ही हटा सकते हैं, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ऑप्शन डी, 7 यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद 65 नंबर में यहाँ पे सॉल्व करके बताइए ज़रा क्या होगा। ये है 75/10 इंटू 75/10, पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, 37.5 मतलब 75 का आधा, और ये 25/10 और ये भी 25/10। 5 15 जा 5 2 जा, इधर भी वही 5 5 जा 5 2 जा और इधर भी वही। 15 का स्क्वायर 225 और नीचे 2 दूनी 4, ये 75/2। 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 दूनी 4, एलसीएम 4 2 4 का 4, 225, 2 2 जा तो 75 2 जा 150 और ये हुआ 25। 250 और 150, 400 बटे में 4 यानी कि 100। ए, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड of 3 or more letter can be formed with the letter at the odd position of the word probationary। probationary जो वर्ड है आपके सामने, उसकी ऑड पोजीशन वाले लेटर, यानी जो पहली तीसरी पांचवी सातवीं इस तरीके की पोजीशन पे हो। तो P सिलेक्ट हुआ, O, फिर उसके बाद में A, फिर है I, फिर N, फिर R। तो बस इतने ही अपने पास में लेटर अवेलेबल हैं और इनकी सहायता से एक बार में 3 लेके या फिर एक बार में 4 लेके अपने को वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले है PIN, पिन बन गया। उसके बाद में PAN, पैन बन गया। NAP, नैप बन गया। नैप मतलब जो छोटी सी नींद होती है, झपकी जिसे बोलते हैं। पिन मतलब वही जो सेफ्टी पिन होती है, जिसमें सुई टाइप की लगी होती है। पैन मतलब कढ़ाई या फिर फ्राई पैन। उसके बाद में नेप, ये भी है। पेन, ये भी है। उसके बाद में रन, रैन मतलब। तो कितने सारे वर्ड बन गए? 4 से अधिक बन गए, मोर देन 4। सी, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन निकलती है, फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में खड़े होते हैं और वातावरण से ऑक्सीजन ले करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है ये कहाँ से आती है? तो ये आती है पानी से, वाटर। A/B, इसका मतलब है 7/9 और B/C का मतलब है 3/5। तो रेशियो को मर्ज करिए और बताइए कि A/B/C का मतलब क्या है। तो कॉमन वेरिएबल क्या है जो दोनों में हो? B। यहाँ पे B की पोजीशन पे 9 है और यहाँ पे 3 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की पोजीशन वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 9 और 3 को सेम बना लें तो 9 ही बना लें। तो ये जो 3 है इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई।
इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 9, इधर भी 9 इधर भी, तो एक बार 5 तिहाई 15, 7:9:15. C. At present, the ratio of Ashoka's age and Pradeep's age is this. अशोका और प्रदीप की एज के बीच का रेशियो ये है 4/3. आफ्टर 6 ईयर्स अशोक विल बी 26 ईयर ओल्ड. 6 साल के बाद अशोक की एज 26 हो जाएगी. तो एक बात बताइए अभी कितनी है? अभी 20 है, तभी तो 6 साल बाद 26 हो पाएगी. अभी अशोक की एज 20 है, लेकिन हमारे हिसाब से 4 है. 4 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 5. आपको जो भी चाहिए उसका 5 गुना करना पड़ेगा. हाउ ओल्ड इज़ प्रदीप एट दैट टाइम? प्रदीप की एज चाहिए ना, तो 3 का 5 गुना 15. बी 15 ईयर्स, 15 साल.